हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है क्या नहीं। देन उसके बाद मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, AB2 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कितने बैंड हमें मिलते हैं, मोड्स कितने मिलते हैं वो हमने देखा। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हुक्स लॉ था वो हमने देखा। हुक्स लॉ क्या है क्या नहीं, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रा पे अफेक्ट करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर जो हमें स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो स्टडी नहीं करेंगे तो उसके ऊपर से जो आईआर स्पेक्ट्रा मिलते हैं वो क्यों ऐसे मिलते हैं वो हमें नहीं पता चलेगा, उसकी रेंज कैसी होती है वो हमें नहीं पता चलेगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग हमें स्टडी करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आईआर स्पेक्ट्रा या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जितना भी लिस्ट है वो तो बहुत मिनिमम है, सिलेक्टेड फैक्टर्स है सिर्फ। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, बट इसमें से थोड़े से सिलेक्टेड ही लिए हैं जो मेन अफेक्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रा में। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ मास, कपलिंग वाइब्रेशन, फर्मी रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है। उसमें से हम वन बाय वन लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ मास। जैसे हमने हुक्स लॉ के बारे में देखा था हमने कि हुक्स लॉ क्या क्या था। तो यहाँ पे है हुक्स लॉ, म्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट म्यू के बाई म्यू। यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 इंटू m2 प्लस m1 प्लस m2, ये होता है म्यू इक्वल टू। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे m1 क्या होगा, तो एटम 1 का मास होगा और m2 यानी कि एटम 2 का मास होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले CH की बात करता हूँ, तो उसमें एटम 1 कार्बन होगा और H हाइड्रोजन होगा सेकंड नंबर का। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कहा था जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो मैंने आपको बताया था। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का मास 20 × 10⁻² लिया था हमने, याद हो तो। एंड हाइड्रोजन का 1.6 लिया था हमने। तो ये जो मास है उसके ऊपर से हमने कैलकुलेशन की, जितना भी आंसर आएगा वो। बट अब फॉर एग्ज़ाम्पल CH की जगह पे मैं CO ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि m1 में कोई चेंजेस नहीं आया, बट m2 चेंज हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे म्यू में डिफरेंस आएगा। ठीक है, म्यू में डिफरेंस आएगा, दैट मीन्स आपका जो वेव नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ मास वही कहता है कि अगर आपका जो म्यू है अगर वो चेंज हो जाता है तो दैट मीन्स आपका जो वेव नंबर है वो चेंज हो सकता है। अब आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई वेव नंबर है वो म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर वेव नंबर इंक्रीज़ होगा तो म्यू यानी कि रिड्यूस मास डिक्रीज़ होगा, और रिड्यूस मास इंक्रीज़ होगा तो वेव नंबर डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, जैसे कि CH स्ट्रेचिंग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3000 है। ठीक है, वैसे ही C सिंगल बॉन्ड C की 1200, C सिंगल बॉन्ड O की 1050, C सिंगल बॉन्ड Cl की 800। तो वैसे वैसे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे जो म्यू है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि रिड्यूस मास इंक्रीज़ होगा। अब वो किसकी वजह से, रिड्यूस मास की वजह से। यहाँ पे रिड्यूस मास चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ओके,
तो सबसे पहले जो IR स्पेक्ट्रा होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रेडियस मास चेंज हो जाता है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। रेडियस मास जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी। देन सेकंड है कपलिंग वाइब्रेशन, या उसे हम कॉम्बिनेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन बैंड भी कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि, चलो एक एग्जांपल देते ही आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ऐसा समझो कि ये ग्राउंड स्टेट है, उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसकी V0 वाइब्रेशनल स्टेट V0 है, और ये एक्साइटेड स्टेट V1 है। अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ने जाने में, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने में E1 एनर्जी यूज़ होती है। ओके, अब क्या होती है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल 400 सेंटीमीटर इनवर्स आई, ठीक है। देन सेकंड टाइम दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है, अनदर फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ली तो V0 डैश से V1 डैश, यहाँ पे जो एनर्जी आई वो हुई आपकी E1 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई वो में भी 750 सेंटीमीटर हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, फंडामेंटल फंक्शनल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 सेंटीमीटर आई, और सेकंड की 750 सेंटीमीटर आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एक दूसरे के साथ अगर कपल्ड हो जाते हैं, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी एनर्जी टोटल होगी 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी E2 इक्वल टू E1 प्लस E1 डैश इतनी हुई। अगर कोई फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी यूज़ करता है तो कितनी एनर्जी यूज़ करेगा, E2 एनर्जी यूज़ करेगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो होगी 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कंबाइन हो गई है, कपल हो गई है। जैसे कि यहाँ पे 400 सेंटीमीटर इनवर्स एंड यहाँ पे 750 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे का कपल हो गई है और हमें एक्चुअल इतनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ओके, तो इसे हम कपलिंग वाइब्रेशन कहते हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, जो भी आइसोलेटेड ग्रुप्स है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आइसोलेटेड मिथिलिन ग्रुप, NH2 ग्रुप, NO2, उसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मिथिलिन ग्रुप है, सिमेट्रिकल अगर स्ट्रेचिंग होता है तो 3 नज़र होता है, एंड असिमेट्रिकल होता है, यानी कि यहाँ पे आपकी एनर्जी E1 हुई और यहाँ पे एनर्जी आपकी E1 डैश हुई। तो एक और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलता है, वो अप्रोक्सी 5900 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि E2 इक्वल टू E1 प्लस E1 डैश। ओके, ऐसे ही NH2 की 3400 से 3300, NO2 1500 टू 1400, और वैसे हमें एनर्जी मिलती है। तो IR स्पेक्ट्रा में अगर कपलिंग व वाइब्रेशन होता है, कपल्ड होता है, कंबाइंड बॉन्ड मिलता है, तो भी यहाँ पे ऐसे हमें दो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कंबाइंड होकर हमें ऐसे एक पीक देखने को मिलता है। तो उससे वहाँ पे भी अफेक्ट करता है। ये हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो बैंड मिला है वो एक्चुअली कंबाइंड है कि नहीं है। वो डबलेट हमें बैंड यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे ऐसे डबलेट बैंड आपको देखने को मिलेगा, बट वो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकते।
नेक्स्ट है फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस समझने से पहले हमें ओवरटर्न बैंड समझना पड़ेगा। ओवरटर्न बैंड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओवरटर्न बैंड समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, जैसे कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2, एक्साइटेड स्टेट 3। तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, फंडामेंटल फंक्शनल ग्रुप, वो एनर्जी इवन एब्जॉर्ब करके V1 एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 400 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि एनर्जी और ज़्यादा यानी कि डबल एनर्जी एब्जॉर्ब करके V2 एनर्जी यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2800 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, 400 से 2800 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो V2 एनर्जी लेवल है उसे हम ओवरटर्न कहते हैं, यानी कि और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर ली, ऐसा हम कहते हैं। यानी कि ओवरटर्न बैंड इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और ज़्यादा मल्टीपल आपको देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे और ज़्यादा है, और ज़्यादा यानी कि E3 एनर्जी एब्जॉर्ब करके V3 में यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तब उसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 4200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपकी सेकंड ओवरटर्न हुई, सेकंड ओवरटर्न बैंड हुई। ये आपकी फर्स्ट ओवरटर्न बैंड हुई V2। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी को हम ओवरटर्न कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन होता है वो मल्टीपल होता है, तो उसे हम ओवरटर्न बैंड कहते हैं। एक्चुअली हमें 1400 सेंटीमीटर इनवर्स ही मिलना चाहिए, पर यहाँ पे और ज़्यादा मिल रहा है, 2800 सेंटीमीटर इनवर्स, 4200 सेंटीमीटर इनवर्स, तो उसे हम ओवरटर्न बैंड कहते हैं। यानी कि फर्मी रेजोनेंस में ओवरटर्न बैंड आपने समझ लिया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक V0 है और यहाँ पे V1 है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी इवन एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन हुआ। अब फॉर एग्जांपल ये आपका ऐसा समझो कि 2790 सेंटीमीटर इनवर्स है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे इन स्टेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे V0, V1, V2। तो एनर्जी सबसे पहले यहाँ से आपकी E1 होगी और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब E1 डैश एनर्जी होगी। तो यहाँ पे ये आपका ओवरटर्न बैंड हुआ, फर्स्ट ओवरटर्न बैंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरटर्न बैंड, फर्स्ट ओवरटर्न बैंड इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम होती है। यहाँ पे E1 डैश एनर्जी एब्जॉर्ब करके ओवरटर्न बैंड बनाया है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलती है वो होती है 400 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 400 सेंटीमीटर इनवर्स होगा और यहाँ पे 2800 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2800 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 2790 सेंटीमीटर इनवर्स दोनों इक्वली सेम है, इसलिए हम ये कहेंगे E1 इक्वल टू E1 डैश। यानी कि फर्मी रेजोनेंस कब होता है, जब रेजोनेंस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन वन फंडामेंटल ग्रुप विथ द
ओवरटोन कंबाइंड विथ अनदर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो अनदर फंक्शनल ग्रुप है उसका ओवरटोन बैंड है वो एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होते ही है जो फंक्शनल ग्रुप की, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फर्मी रेजोनेंस होता है। और वो जो फर्मी रेजोनेंस होता है उसकी जो एनर्जी होती है दोनों की इक्वल टू सेम ही होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तब फर्मी रेजोनेंस होता है। यहाँ पे आपको फर्मी डबलेट देखने को मिलता है, यानी कि जो IR स्पेक्ट्रा होता है उसमें डबलेट देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आगे ही आपको बताया कि ऐसे डबलेट आपको देखने को मिलता है। तो ये था फर्मी रेजोनेंस। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, फर्मी रेजोनेंस तक ही रखते हैं। अगर और आगे की जो फैक्टर्स है वो हम देखने जाएंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसके लिए पार्ट 2 बना देंगे। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चैनल पे आते रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।